स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग देखिए हम लोगों को जो भी हम लोग आहार में लेते हैं, कुछ आहार जो है वो प्राणिज जगत से प्राप्त करते हैं, कुछ जो है वो वानस्पतिक जगत से प्राप्त करते हैं। जो प्राणिज जगत से हम लोग आहार प्राप्त करते हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अंडा पढ़ा, दूध पढ़ा, मांस पढ़ा और मछली पढ़ा। तो काफ़ी चीज़ें और पक्षी वगैरह कुछ ऐसे थे। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने उसमें से पढ़ा, जाना कि किसमें से कौन से तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद वानस्पतिक जगत में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी जो कि हमारे आहार में, हमारी थाली में देखेंगे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा स्थान उसी का होता है। कौन सी दो चीज़ें? एक हमने राइस पढ़ी, दूसरा एक हमने क्या पढ़ा था, राइस था यानी चावल, और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गेहूँ। तो चावल और गेहूं को हम लोगों ने पढ़ा और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, हमारे आहार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो हम लोगों ने क्या दो चीज़ें जानी, और हम लोगों ने कल समाप्त किया गेहूं के बारे में। हम लोगों ने गेहूं के बारे में क्या जाना, हमारी थाली में जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मतलब आहार में सबसे ज़्यादा हम लोग गेहूँ लेते हैं और गेहूँ से क्या क्या चीज़ें बनती है। जैसे राइस से बन रही थी, कौन कौन से राइस से काफ़ी चीज़ें बनती हैं। और राइस जो होता है उसमें हम लोगों ने देखा था ना, अर्ध उबला राइस, अर्ध उबला चावल, और हम लोगों ने क्या देखा था कि मशीन द्वारा, और मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने राइस के बारे में पढ़ी थी। और अब इसमें हम लोगों ने क्या समझा था, गेहूं में हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें गेहूं से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। गेहूं से हमने देखा आटा, जो कि मशीन द्वारा ही प्राप्त होता है, मशीन द्वारा बनता है। उसके बाद हम लोगों ने मैदा देखा। तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है। इसका परसेंटेज भी हमने देखा 10 से 11% इसमें ग्लूटिन की मात्रा होती है। किस रोग में ग्लूटिन नहीं देना चाहिए? तो हम लोगों ने ये भी समझा कि सीलिएक बीमारी एक ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि ग्लूटिन प्रतिबंधित आहार देना चाहिए। किसमें? सीलिएक रोग में ग्लूटिन प्रतिबंधित आहार देना चाहिए, यानी ग्लूटिन को बैन कर देना चाहिए। और हमने क्या समझा था कि गेहूं से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हो रहा था। हमने देखा कि गेहूं से हम लोगों को आटा प्राप्त हो रहा था, फिर उससे हमने देखा मैदा बनता है, और हमने देखा कि उससे सूजी बनती है, और हमने क्या देखा कि उससे दलिया बनता है। और सबसे ज़्यादा अगर पौष्टिकता पे देखी जाए, सबसे ज़्यादा पौष्टिकता किसमें होती है? दलिया में होती है ना। दलिया में उसमें क्या होता है, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन बी वगैरह होते हैं। और मैदा जो होता है वो अगर पोषक तत्वों के मामले में देखेंगे तो इतनी ज़्यादा उस पर इतनी ज़्यादा मशीन के द्वारा इतना ज़्यादा उसको बारीक पिसाया जाता है, और किसी चीज़ पर जितना ज़्यादा प्रोसेस होता है उसकी पौष्टिकता उतनी ही ज़्यादा समाप्त हो जाती है। तो मैदा जो है वो क्या होता है, उसकी पौष्टिकता काफ़ी समाप्त हो जाती है, मतलब काफ़ी हद तक उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। इसके में गेहूं में क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमको उनसे मिलती हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आज हम लोग क्या देखेंगे, देखिए आहार में हम लोग क्या लेते हैं, यही तो लेते हैं कि जिसमें हम लोग लेते हैं चावल और हम लोग गेहूँ ना, ये हो गया। आज हम लोग क्या देखेंगे, दाल देखेंगे और फलियाँ के बारे में देखेंगे। तो दाल की प्राप्ति हमें किससे होती है? दाल की प्राप्ति हमें किससे होती है? बीज या फल से होती है ना। जो दाल क्या है, ये जो बीज होते हैं, इसको ये तो फल बोलिए, तो ये बीज या फल से होती है। और दाल में क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि दाल में जो है प्रोटीन की जो है वो अच्छी खासी मात्रा होती है दाल में। लेकिन उसके बाद भी दाल ये क्या है कि ये पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत नहीं आता है, अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है। कैसा कि दाल जो है ये हमेशा ये अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है। दाल में क्या होता है कि दालें जो होती हैं इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? पौधे के बीज या फल से होती है। की प्राप्ति दालों की प्राप्ति कहाँ से होती है? दालों की प्राप्ति के बीज या फल से होती है। किससे होती है दालों की प्राप्ति? पौधे के बीज या फल से होती है। और क्या होता है कि दाल में प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है। दाल में प्रोटीन अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। दाल में प्रोटीन
अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो हमने क्या समझा कि दाल में प्रोटीन जो है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दाल को हमेशा किस में रखते हैं? क्लास सेकंड में रखते हैं। और क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि जो इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो जो एनिमल जगत से प्राप्त प्रोटीन होते हैं, जो हम लोग प्राप्त करते हैं, उससे कम होती है। तो क्या होता है कि दालों को क्या करते हैं? दालों को हमेशा कहाँ रखते हैं? क्लास सेकंड की श्रेणी में रखते हैं, की श्रेणी में। तो दालों को हमेशा क्लास सेकंड की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इनकी जैव उपलब्धता क्योंकि इनकी जैव उपलब्धता किससे? एनिमल जगत के प्रोटीन से क्या होगी? कि एनिमल जगत के प्रोटीन से कम होगी। तो हमने क्या समझा कि दाल को हमेशा किस में रखते हैं? क्लास सेकंड में रखते हैं क्योंकि इनकी, और ऐसा क्यों करते हैं? क्यों क्लास सेकंड में रखा जाता है? क्योंकि जो इनकी जैव उपलब्धता होती है वो एनिमल जगत के प्रोटीन से क्या होती है? कम होती है। लेकिन एक चीज़ है कि एनिमल जगत से ये कम होगी ना, लेकिन अगर वानस्पतिक जगत की बात की जाए तो वहाँ पर ये अच्छी होती है। तो ये कि दालों को हमेशा क्लास सेकंड की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इनकी जैव उपलब्धता किसमें? एनिमल जगत के प्रोटीन से कम होगी। किससे? एनिमल जगत के प्रोटीन से कम होगी। अब देखते हैं कि खाद्य दलीय क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। खाद्य दलीय इसमें देखते हैं इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक क्या होता है? एक दलीय, और दूसरा क्या होता है? 2 दलीय। तो एक दलीय और दूसरा क्या हो गया कि 2 दलीय। और जो एक दलीय है वो क्या है? ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जहाँ पर ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जहाँ पर अंकुरण सिर्फ कहाँ पर हो रहा है? सिर्फ एक भाग में हो रहा है, सिर्फ एक भाग में हो रहा है। तो ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जहाँ पर अंकुरण सिर्फ एक दल में हो रहा है या एक भाग में हो रहा है। और 2 दलीय क्या हो गया? ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जहाँ पर अंकुरण जो होता है वह दोनों दल में होता है। किसमें? दोनों दल में। जहाँ पर अंकुरण क्या होगा? दोनों दल में होगा। तो यहाँ पर लिखिए कि ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जहाँ पर अंकुरण दोनों दल में हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि जहाँ पर अंकुरण एक दल में हो रहा है उसे एक दलीय बोलते हैं, और जहाँ पर अंकुरण, ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जहाँ पर अंकुरण दोनों दल में हो रहा है उसे 2 दलीय कहते हैं। एक दलीय में किसमें क्या प्रधान होता है? एक दलीय में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रधान होता है। एक दलीय में क्या? एक दलीय में कार्बोहाइड्रेट प्रधान होते हैं।
और यहीं पर बात की जाए तो दो दलीय में क्या प्रधान होगा? प्रोटीन प्रधान होगा। तो दो दलीय में क्या प्रधान होगा? प्रोटीन प्रधान होते हैं, तो हमने क्या समझा कि जो ये खाद्य दलीय होता है ये दो होते हैं। एक क्या होता है? एक दलीय, दूसरा क्या होता है? दो दलीय। एक दलीय में क्या होता है कि जो अंकुरण होता है वो एक दलीय से होता है, और दो दलीय में क्या होगा कि जब अंकुरण होगा तो उसके दोनों दलों में हो रहा है। और इसमें एक दलीय वाले में, अनाज में, एक दलीय खाद्य पदार्थ में क्या होगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रधान होता है और दो दलीय में प्रोटीन प्रधान होते हैं। और हम क्या समझते हैं कि जहाँ पर अंकुरण सिर्फ एक भाग में हो रहा है ऐसे खाद्य पदार्थ को एक दलीय कहते हैं, और जहाँ पर अंकुरण दोनों दल में हो रहा है ऐसे खाद्य पदार्थ को क्या बोलते हैं कि दो दलीय बोलते हैं। और देखते हैं कि इसमें क्या आता है। इसमें आता है गेहूँ, मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा। इसमें क्या आता है? गेहूँ, मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा। और यहाँ यही इसकी बात की जाए कि तो दो दलीय में क्या आते हैं? दो दलीय में आते हैं दाल। और अगर यहीं पर बात की जाए बाजरा की, तो इसे बाजरा को 2018 में कब? 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। क्या? राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। तो क्या देखते हैं कि 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। हमने क्या देखा कि खाद्य दलीय को दो भागों में बांटा गया है, एक दलीय और दो दलीय। जो एक दलीय होते हैं इसके एक दल में अंकुरण होता है, और जो दो दलीय होते हैं इसके दोनों दलों से अंकुरण होता है। और अगर एक दलीय में क्या प्रधान होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रधान होते हैं। आप देखिए गेहूँ, मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा, इस सब में क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट प्रधान होते हैं। और जो दो दलीय की बात होती है तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या प्रधान होते हैं? प्रोटीन प्रधान होते हैं। इसमें क्या आता है? दालें आती हैं। इसमें दालें आती हैं। और ये जो 2018 में बाजरा को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। तो और आगे देखते हैं इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ एक दल में ही पोषण मूल्य होगा। क्या होगा? इसमें सिर्फ एक दल में ही पोषण मूल्य होगा, और इसके दोनों दलों में क्या होगा? पोषण मूल्य होगा। और अब देखते हैं कि दाल का उपयोग दो तरीके से किया जाता है। दाल का उपयोग दो तरीके से करते हैं। तो दाल का उपयोग कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से करते हैं। एक क्या होता है? एक पहला क्या होता है? साबुत अनाज। और दूसरा क्या होता है कि टूटी हुई अनाज। तो हमने क्या देखा कि दाल का उपयोग कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से। पहला क्या हो गया? साबुत अनाज, और दूसरा क्या हो गया? टूटी हुई अनाज। साबुत अनाज को क्या बोलते हैं? खड़ा अनाज बोलते हैं। क्या? खड़ा अनाज। और टूटी हुई को कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो टूटी होती है उसको दो टुकड़ों में से तोड़ दिया जाता है। जैसे जो दालें होती हैं, यहाँ पर क्या है? आप खड़ी मटर ले लीजिए, अरहर ले लीजिए, ये सब क्या है? चना हो गया खड़ी, और मूंग खड़ी हो गई। तो ये सब चीज़ क्या है? साबुत अनाज है ना। और ये जो है टूटी हुई अनाज, इसको जब उसको तोड़ दिया जाता है, उसको दो टुकड़े हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है कि टूटी हुई अनाज। तो इन दो रूपों में हम क्या करते हैं? हम लोगों के घरों में दालों का उपयोग इन दो तरीके से किया जाता है। देखिए, जब आप छोला बनाते हैं ना, तो छोला बनाते तो क्या करते हैं कि आप जो मटर वगैरह होती है उसको क्या करते हैं? भिगो के रख देते हैं। छोला को आप क्या करेंगे कि भिगो के रख देते हैं। और अगर यही बात की जाए कि ये साबुत अनाज हो गया, अगर टूटी हुई अनाज की, तो क्या
करते हैं कि जब जैसे अरहर की अगर आपको दाल बनानी है और या तो आप देखिए मटर की दाल बनती है, चने की दाल बनती है, तो उसको क्या कहता है हल्का सा पीस लिया जाता है और जब मशीन की द्वारा पीस वो टूट जाता है तो क्या करता है उसको दाल के रूप में उपयोग करते हैं। और छोले के लिए क्या करते हैं, खड़ी मटर हो गई, चना हो गया, वो काबुली चना हो गया, ये सब चीज़ का क्या उपयोग क्या कहाँ करते हैं, छोले के रूप में करते हैं। तो ये साबुत अनाज हो गया जो खड़ा अनाज है, और जो टूटी हुई अनाज है वो क्या करते हैं उसका उपयोग किसके दाल बनाने के लिए हम लोग आहार में करते हैं। दाल का उपयोग कितने तरीके से करते हैं, 2 तरीके से करते हैं, एक साबुत अनाज और दूसरा क्या है कि टूटी हुई अनाज। जो साबुत अनाज होती है ये क्या करते हैं कि साबुत अनाज को छोले वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, इस तरीके से इसको समझते हैं। साबुत अनाज, अब साबुत अनाज हो गया और यहाँ पर टूटी हुई। अब साबुत अनाज में क्या क्या आते हैं, चना, राजमा, उड़द की दाल, ये सब चीज़ें आती हैं। क्या क्या, चना, राजमा, उड़द। अगर यहाँ पर टूटी हुई अनाज की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है, अरहर की दाल, मटर की दाल, अरहर की दाल, मटर की दाल। तो इसमें क्या देखेंगे कि जो साबुत अनाज होता है इसमें चना, राजमा, उड़द, और इसमें क्या होता है टूटी हुई अनाज में कि अरहर की दाल और क्या मटर की दाल, ये सब चीज़ें आती हैं। अब आगे क्या देखते हैं कि जो चना, राजमा, उड़द होता है इसमें क्या, इसको खाने पर, साबुत अनाज खाने पर, अनाज खाने पर क्या क्या B1 और फाइबर मिलता है। हमने क्या देखा कि जो साबुत अनाज खाते हैं तो देखिए उसमें उसका छिलका नहीं उतारा जाता ना। आप देखिए चना भिगाते हैं तो क्या उसका छिलका उतार देते हैं, नहीं, तो उसमें क्या है कि फाइबर मिलता है। और जब साबुत अनाज को भिगाते हैं तो अगर इसको खाते हैं तो आपको क्या मिलता है, B1, आप यहाँ पर B2 भी लिख सकते हैं, B3, और फाइबर मिलता है। और अगर अरहर की दाल की बात की जाए और मटर की दाल में, इसमें क्या होता है कि दाल में ये फाइबर B1, B2, B3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि दाल जो होती है, दाल का उपयोग 2 तरीके से किया जाता है, साबुत अनाज और टूटी हुई अनाज के रूप में। चना, राजमा, उड़द ये साबुत अनाज के रूप में किया जाता है और टूटी हुई अनाज के रूप में अरहर की दाल, मटर की दाल के रूप में करते हैं। और साबुत अनाज खाने पर क्या होता है, B1 फाइबर मिलता है, B1, B2, B3 और फाइबर मिलता है। लेकिन अगर यही जो है कि इसका छिलका वगैरह उतार के हम लोग दाल के रूप में यूज़ करते हैं तो फाइबर B1, B2, B3 ये सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और क्या देखते हैं कि दाल में हम लोगों को कितना परसेंट प्रोटीन मिलता है। दाल में कितना परसेंट, 20 से 25% प्रोटीन मिलता है। और जो है दाल लेगुमिनस फैमिली का होता है। तो दाल से हमें कितनी प्रोटीन प्राप्त होती है, 20 से 25% इसमें प्रोटीन मिलता है। और दाल में किसकी फैमिली का होता है, लेगुमिनस फैमिली का होता है। अब आगे देखते हैं कि इसमें ये हम लोगों ने समझा कि इसमें दाल में
दाल हम लोग किस तरीके से, दो तरीके से उपयोग करते हैं। एक खड़ी हुई दाल जिसको क्या बोलते हैं, साबुत अनाज, और दूसरा क्या है, एक साबुत अनाज के रूप में, और दूसरा किस रूप में, टूटी हुई को क्या करते हैं, उसको हल्का सा बारीक, मतलब उसको दो टुकड़े में तोड़ लेते हैं, उस रूप में प्रयोग करते हैं। और उसमें जब अगर टूटी हुई दाल के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें विटामिन B1, विटामिन B2, B3 क्या होते हैं, और फाइबर नष्ट हो जाते हैं। अगर साबुत अनाज के रूप में उपयोग करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं, ये हमें मिलते हैं। क्या क्या, विटामिन B1, B2, B3 ना, और फाइबर भी मिलते हैं। और आगे देखते हैं कि दाल का पौष्टिक मूल्य, दाल का पौष्टिक मूल्य। अब दाल का पौष्टिक मूल्य देखेंगे, इसमें प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, प्रोटीन कितना मिलता है, 20 से 25% प्रोटीन। दाल में कितना, 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है ना। पच्चीस % प्रोटीन पाया जाता है। तो दाल में हमने देखा कितना, 20 से 25% तक प्रोटीन पाया जाता है। इसकी तुलना प्राणिज जगत के प्रोटीन से, इसकी तुलना प्राणिज जगत के प्रोटीन से करेंगे तो जगत के प्रोटीन से करेंगे तो इसका क्या बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर देखिए इसकी तुलना प्राणिज जगत के प्रोटीन से करेंगे तो इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर वहीं पर ये वानस्पतिक जगत की बात की जाएगी तो ये अच्छी प्रोटीन के रूप में आएगा। और प्राणिज जगत के प्रोटीन से करेंगे तो इसकी जो है बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब आगे देखते हैं कि ये हम लोगों ने दाल के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि प्रोटीन के बारे में देखा कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 20 से 25% होती है ना। दाल में 20 से 25% तक प्रोटीन होता है। अब दाल को एक चीज़ और देखते हैं कि दाल को किसमें, दाल को पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में, तो क्या देखते हैं कि दाल को किसमें, दाल को पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में नहीं रखते हैं ना। दाल को पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। और दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 20 से 25% इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। और दाल को पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे आवश्यक अमीनो एसिड नहीं होते हैं। कई सारे क्या आवश्यक, और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है, अमीनो एसिड नहीं होते हैं। अब कौन कौन से नहीं होते हैं, क्या, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। कौन कौन से, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। देखिए ये तीनों बहुत ज़रूरी है, मतलब ये तीनों क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में भी, चाहे जिस एग्ज़ाम में ज़्यादातर मतलब ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या है कि दाल को पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे आवश्यक अमीनो एसिड नहीं होते हैं। कौन कौन से नहीं होते हैं, अगर कितने नहीं होते, 3 नहीं होते हैं, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन और क्या कि ट्रिप्टोफैन। कौन कौन से, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन और क्या, थ्रियोनिन। ये क्या होते हैं, ये नहीं होते हैं। 3 मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको देखते हैं।
कौन कौन से होते हैं? लाइसिन होता है, और क्या होता है? लाइसिन होता है, और क्या होता है? ल्यूसीन होता है, ल्यूसीन होता है, फिनाइल होता है, फिनाइल होता है, और एलिनिन, एलिनिन। कौन कौन से? लाइसिन, ल्यूसीन और फिनाइल एलिनिन, ये पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये कैसे अमीनो एसिड हैं? आवश्यक अमीनो एसिड हैं। और कौन कौन से नहीं हैं? कि हमने क्या देखा? मिथियोनिन नहीं था, मिथियोनिन, मिथियोनिन, और क्या? थ्रियोनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ये क्या है? ये नहीं है। किसमें? दाल में। जिसकी वजह से क्या है कि दाल अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है, सिर्फ यही तीनों ना रहने की वजह से ना। और क्या क्या हैं? तो लाइसिन है, ल्यूसीन है, फिनाइल है और एलिनिन है। तो इतने होते हैं इसमें। अब आगे देखते हैं कि दाल में गेहूं का 2 गुना, कितना? 2 गुना, दाल में गेहूं का 2 गुना प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। अगर दाल में गेहूं का प्रोटीन देखेंगे तो दाल में गेहूं का 2 गुना प्रोटीन होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गेहूं में हम लोगों ने देखा था कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन था? ग्लूटिनिन था ना। तो यहाँ पर ग्लूटिन प्रोटीन था गेहूं में, कितना था? 10 से 11% था। और दाल की बात की जाए तो दाल में 20 से 25% है ना। देखिए कि दाल में गेहूं का प्रोटीन कितना है? 2 गुना प्रोटीन है। दाल में कितना है? 20 से 25% है, और गेहूं में 10 से 11। तो देखिए 10 दूनी 20, तो यहाँ पर एक ज़्यादा हुआ कि नहीं? यानी दाल में गेहूं का 2 गुना प्रोटीन होता है। और चावल की बात की जाए तो चावल में किसका? चावल से 4 गुना अधिक होता है, चावल से 4 गुना अधिक होता है, अधिक होता है। क्या? चावल से 4 गुना अधिक प्रोटीन होता है ना। क्या होता है? चावल से 4 गुना अधिक प्रोटीन होता है। दाल में गेहूं का 2 गुना प्रोटीन होता है अधिक, और चावल से किसमें? दाल में, चावल से दाल में 4 गुना अधिक होता है। तो और क्या देखते हैं कि चावल से हो गया, और दूध से 7 गुना अधिक होता है, 7 गुना अधिक होता है। अगर देखा जाए तो गेहूं से, चावल से, दूध से, इन सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? दाल में होता है। दाल में प्रोटीन कितना होता है? 20 से 25% होता है। गेहूं में कितना होता है कि 10 से 11% होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि लेकिन अगर बात की जाए दूध से 7 गुना अधिक होता है, लेकिन दूध का प्रोटीन जो होता है वो उच्च कोटि का होता है। कैसा होता है? दूध का प्रोटीन उच्च कोटि का होता है। तो हमने क्या देखा? दाल के बारे में हमने क्या समझा कि इसे पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसे किसके अंतर्गत रखते हैं? पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसे अपूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चीज़ें नहीं होती हैं। कौन कौन सी? मिथियोनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, ये तीनों नहीं होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइल, एलिनिन, ये चारों होते हैं। ये पर्याप्त मात्रा में होते हैं। दाल में गेहूं का 2 गुना प्रोटीन होता है। और अगर बात की जाए चावल से, तो चावल से 4 गुना अधिक होता है प्रोटीन। दूध से बात की जाए तो दूध से ये 7 गुना अधिक प्रोटीन दाल में पाया जाता है। लेकिन दूध का प्रोटीन जो होता है ये उच्च कोटि का होता है। कैसा होता है? दूध का प्रोटीन उच्च कोटि का होता है। और देखते हैं कि इसमें ये हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में जाना। अब इसमें देखते हैं कि दाल में कार्बोहाइड्रेट की, दाल में कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोज होता है वो कार्बोज की मात्रा कितनी होती है? 55 से 60% होती है। कितनी?
55 से 60% होती है। और क्या होता है, दालों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, स्टार्च। सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बोज जो है वो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में पाई जाती है। तो दाल में हमने क्या देखा, जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो 55 से 60% होती है, लेकिन दालों में सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो किस रूप में पाई जाती है, स्टार्च के रूप में। दालों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाई जाती है। अब दाल में वसा को देखेंगे तो दाल में वसा कितनी होती है, दाल में वसा 1 से 2% होती है। और खनिज की बात करें तो खनिज में क्या क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और क्या, फास्फोरस, और क्या होता है, जिंक होता है और आयरन। ये सब दाल में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट देखा हमने, क्या हमने देखा कि 20 से 25% प्रोटीन पाया जा रहा है। और कौन कौन से प्रोटीन इसमें आवश्यक, कौन कौन से प्रोटीन पाए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, उसको हमने समझा। कार्बोज की क्या हमने देखा, कार्बोज कितना है, 55 से 60% है। दालों में सर्वाधिक स्टार्च के रूप में कार्बोज होता है। और दाल में वसा की मात्रा कितनी होती है, 1 से 2% होती है। और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन ये सब पाए जाते हैं। कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, ये सब क्या है, खनिज लवण है। और इसमें विटामिन के रूप में देखें तो विटामिन बी होता है। क्या क्या होता है, विटामिन बी होता है। कौन कौन से, B1, B2, B3 ना। लेकिन जब दाल को रगड़ कर धुलते हैं, या इसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि गेहूं में ही पढ़ा था कि जिस पर जितनी ज़्यादा जितने ज़्यादा उस पर प्रोसेस किया जाता है वो क्या होता है, उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। तो अगर जितना ही दाल को आप रगड़ रगड़ के धुलेंगे तो दाल क्या है, तो अगर दाल को आप बहुत रगड़ रगड़ के धुलेंगे तो इसकी पौष्टिकता यानी इसमें विटामिन बी जो है वो समाप्त हो जाता है। तो दाल को रगड़ कर धुलने से क्या होती है, पौष्टिकता यानी बी जो है, विटामिन बी जो है वो समाप्त हो जाता है। और अगर बात करें कि इसमें किस चीज़ का अभाव होता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो वो क्या होता है, विटामिन सी जो होता है ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। लेकिन जब इसके क्या है कि जब दालों को क्या करते हैं, अंकुरित करके खाते हैं। जब दालों को कैसे खाते हैं, अंकुरित करके। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हुआ कि जब दालों को क्या करते हैं आप, अंकुरित करके खाते हैं तो क्या विटामिन बी, कौन कौन से, विटामिन बी और सी दोनों बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि विटामिन बी जो होता है इसमें B1, B2, B3 ये सब होते हैं। लेकिन जब भी आप दालों को रगड़ कर आप धुल के उसके बाद बनाते हैं तो विटामिन बी जो होता है इसमें समाप्त हो जाता है। लेकिन जब आप अनाज को क्या करते हैं कि अंकुरित करके खाते हैं तो उसमें दो तत्व ऐसे होते हैं, पोषक तत्व, जिनकी वृद्धि हो जाती है। कौन कौन सी, विटामिन बी की और विटामिन सी की। कौन कौन सी, विटामिन बी और सी की वृद्धि हो जाती है उसमें, कि जब दालों को आप क्या करते हैं, अंकुरित कर खाते हैं। जैसे आप लोग खाते हैं ना चना क्या करते हैं, उसको भिगा के रख देते हैं। जब अंकुरित करके खाते हैं तो 2 चीज़ें उसमें बढ़ जाती हैं।
और ये क्या है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, विटामिन बी और सी ना। और जब भी आप इसको खाइए, देखिए इसकी डाइजेशन में भी वो आराम देता है, वो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसीलिए जब भी आप लोग मतलब खाइए ज़रूर, क्योंकि खाना भी चाहिए। आप मूंग ले लीजिए, सोयाबीन जो आता है उसको ले लीजिए, आप चना ले लीजिए, सबको क्या करिए कि भिगा दीजिए और उसके बाद उसको अंकुरित करके खाइए। ये काफ़ी अच्छा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो जब भी दालों को अंकुरित करके खाते हैं तो विटामिन बी और सी दोनों बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं दालों की विषाक्तता के बारे में। दालों की विषाक्तता। दालों की विषाक्तता के बारे में देखते हैं कि इसमें कुछ विषैले पदार्थ जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। दालों में विषैले पदार्थ विद्यमान होते हैं। अब दालों में कुछ विषैले पदार्थ क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, जिसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम इनहिबिटर। क्या होते हैं, ट्रिप्सिन। पहला देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम इनहिबिटर्स ना। कौन कौन से ट्रिप्सिन एंजाइम इनहिबिटर्स, तो ये क्या है, ये विषाक्त होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं। और ये क्या करते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है। जो ये ट्रिप्सिन एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, ये ट्रिप्सिन एंजाइम को अवशोषण होने से रोकते हैं। किसको, ये ट्रिप्सिन एंजाइम को की क्रियाशीलता को कम करते हैं, की क्रियाशीलता को कम करते हैं। तो हमने क्या देखा कि दालों की विषाक्तता के बारे में, इसमें जो विषैले पदार्थ होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम इनहिबिटर्स। और ये क्या करते हैं कि जो ट्रिप्सिन की क्रियाशीलता को ये रोकते हैं, उसकी क्रियाशीलता को क्या करते हैं, ये कम कर देते हैं। और दूसरा क्या देखते हैं कि दूसरा है क्या, हीमोग्लूटिनिन्स। ये क्या करते हैं, ये हमारे पेट में जो पचने वाले तत्व होते हैं, ये हमारे पेट में जो भी पचने वाले तत्व होते हैं उन्हें पचने से रोकते हैं। जो भी पचने वाले तत्व होते हैं उन्हें पचने से रोकते हैं। कौन से, कि हीमोग्लूटिनिन्स, ये हमारे पेट में जो भी पचने वाले तत्व होते हैं उन्हें पचने से रोकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा दालों की विषाक्तता के बारे में, दालों में कुछ विषैले पदार्थ होते हैं। दालों में क्या होते हैं, कुछ विषैले पदार्थ विद्यमान होते हैं, जिसमें क्या होता है, पहला क्या हमने देखा कि ट्रिप्सिन एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि ट्रिप्सिन जो एंजाइम होते हैं उनकी क्रियाशीलता को रोकते हैं, या उनको क्या होते हैं, उनको अवशोषित नहीं होने देते हैं। और हीमोग्लूटिनिन्स क्या करते हैं, ये हमारे पेट में जो भी पचने वाले तत्व होते हैं उन्हें पचने से रोकते हैं। अब आगे देखते हैं कि बीएन ऑक्जेलो, क्या, बीएन ऑक्जेलो क्या है, बीएन ऑक्जेलो। और क्या होता है कि अल्फा
अल्फा डाई अमीनो एसिड, अमीनो BN ऑक्सिलो अल्फा डाई अमीनो एसिड, ये क्या करते हैं कि ये खेसारी दाल का विष होता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये खेसारी दाल का, किसका, खेसारी दाल का विष होता है, विष होता है। तो ये क्या होता है, खेसारी दाल का विष होता है और इसके कारण लेथिरिज्म हो जाता है, लेथिरिज्म रोग हो जाता है, अगर बात की जाए तो ये खेसारी दाल होता क्या है, जो अरहर की दाल होती है उसमें मिलाने के लिए ये निम्न कोट की दाल का उपयोग किया जाता है। कौन सा, तो यहाँ पर आप अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए कि अरहर की दाल, क्योंकि हम लोगों में मिलावट भी चैप्टर है, किसमें क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो अरहर की दाल में क्या मिलाया जाता है, खेसारी दाल। तो अरहर की दाल में मिलावट के लिए क्या होता है कि अरहर की दाल में मिलावट के लिए एक निम्न कोटि की दाल यूज़ की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे खेसारी दाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खेसारी दाल कहते हैं। अब ये देखिए कि अरहर की दाल में मिलावट के लिए एक निम्न कोटि की दाल यूज़ की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, खेसारी दाल कहते हैं। और ये खेसारी दाल क्या होता है, एक तरीके का ये खेसारी दाल, ये लेथिरिज्म क्या होता है, लेथिरिज्म जो होता है ये क्या होता है कि पैरों में लकवा मार जाता है। क्या होता है, पैरों में लकवा हो जाता है पूरा, जिसकी वजह से क्या होता है, पैर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो ये क्या है कि ये जो दाल का विष होता है, कौन, BN ऑक्जेलो डाई अमीनो एसिड, ये खेसारी दाल का विष होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, इसके कारण लेथिरिज्म रोग हो जाता है। और ये खेसारी दाल होता क्या है, ये अरहर की दाल जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं ना, अरहर की दाल, उसमें मिलाने के लिए ये खेसारी दाल का यूज़ किया जाता है, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। और देखते हैं कि ये और देखते हैं क्या कि कच्ची ब्रेड, बीन्स खाने से फेविज्म क्या हो जाता है, फेविज्म नामक रोग हो जाता है। और इस रोग में क्या, हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोग्लोबिन, यूरिया व पीलिया आदि के लक्षण स्पष्ट होते हैं, लक्षण अस्पष्ट होते हैं। तो कच्ची ब्रेड और बीन्स खाने से क्या हो जाता है, फेविज्म नामक रोग हो जाता है। अब ये फेविज्म रोग है क्या, इसमें क्या होता है कि इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन, यूरिया व पीलिया के क्या होते हैं कि लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब आगे देखते हैं कि दाल में क्या होता है कि दालों में विषैले झाग जो होते हैं,
दालों में विषैले झाग किसकी वजह से आते हैं? जो विषैले झाग आते हैं, देखिए जब आप लोग जब दाल बनाते होंगे तो क्या होता है उसमें जो झाग आती है ना, कि पहले क्या होता था कि जो भदेले में या किसी बर्तन में भगोने में ना, तो उसमें दाल बनती थी। तो उसमें क्या होता था कि जब भी दाल को बनाया जाता था तो जो उसमें झाग आता था तो उसको क्या करते थे कि किसी मतलब कलछी या मतलब किसी बर्तन से उसको ऊपर से निकाल के फेंक दिया जाता था। वो क्या है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो पहले जो है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भोजन करते थे, लेकिन अब क्या है कि कुकर में डाल दो, क्या झाग है क्या है सब कुछ उसी में बन जा रहा है, और वो हमारे शरीर को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो दालों में क्या है, जो विषैले झाग होते थे वो किसकी वजह से थे? सैपोनिन। किसकी वजह से? सैपोनिन। किसकी वजह से? सैपोनिन के कारण होता है, निन के कारण होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जिससे उल्टी मतली होती है, जिससे उल्टी मतली होती है। आप इससे छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं? पानी में भिगोकर रख देने से तत्पश्चात बनाने से यह विषाक्त पदार्थ क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। यह विषाक्त पदार्थ निष्क्रिय हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो दालों में विषैले झाग होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं इसको सैपोनिन बोलते हैं ना। और जो ये झाग आता है किस वजह से आता है? सैपोनिन की वजह से आता है। और ये पहले जो होता था कि जब पहले दाल बनती थी उस टाइम क्या होता था कि जब भगोने में, अभी भी आप बनाइए तो जब कुकर में ना बना के किसमें, या तो अगर आप बनाइए भी दाल तो क्या करिए कि पहले उसको दाल को भिगा दीजिए, उसके बाद बनाइए। अगर अगर आप अच्छे तरीके से खाना बनाना चाहते हैं तो पहले इसको कुकर में दाल डाल दीजिए। उसके बाद जब उसमें वो उबलने लगे तो जो झाग आती है उसको झाग को निकाल दीजिए, उसको निकाल के फेंक दीजिए। उसके बाद क्या है, उसमें नमक हल्दी जो भी आपको डालना है सब डालकर उसके बाद कुकर बंद करिए। वो दाल जो है नुकसान नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके से अब दाल बनती है ये क्या होता है, ये नुकसान पहुँचाता है। इससे कई बीमारियां भी होती हैं। इससे क्या होता है कि उल्टी मतली ये सब चीज़ों की दिक्कतें होती हैं। और भी क्या है, यूरिक एसिड वगैरह देखिए इससे बढ़ जाता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। लेथरिज्म मतलब ये सब जो उसमें मिलावट की जाती है, विषैले पदार्थ होते हैं दालों में। अरहर की दाल में कौन सी मिलावट की जाती है? कौन सी दाल की? खेसारी दाल की। तो इसमें बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए कि वही चीज़ जो हम लोग खाते हैं उसको अच्छे तरीके से बना के खाएँ। तो लेकिन आज के समय में बनाने पर कौन महत्व दे रहा है कि हम क्या खा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। बस पेट भर जाए वो, और चाहे जो चीज़ खाओ, बाहर की चीज़ें खा लो, चाहे जो नुकसान वाली चीज़ें खा लो, वो हमारे शरीर को क्या है, नुकसान ही तो पहुंचा रही हैं। तो थोड़ा सा समय ऐसा निकाला जाए जिससे जब हमारा शरीर ही नहीं सही रहेगा तो हम और भी कार्य कैसे करेंगे। तो इसीलिए कि जब भी दाल बनाएं तो पहले उसको कुकर में उसको बॉयल कर लीजिए। जब वो उबलने लगे तो वो झाग उसमें आएगा तो उस झाग को आप निकाल लीजिए। उसके बाद क्या है, उसमें आपको जो भी डाल के बनाना है आप डालकर उसके बाद दाल बनाइए। तो ये क्या है, दाल बनाने का यही तरीका है। और जो अब बनता है वो गलत तरीके से बनता है, ऐसे नहीं बनानी चाहिए। तो हमने क्या देखा दालों में, और ये विषैले झाग आते किस लिए हैं? ये सैपोनिन नाम का एक तत्व होता है जिसकी वजह से ये आते हैं। और अगर बात की जाए खिचड़ी की, तो खिचड़ी का प्रोटीन जो होता है वो अच्छा होता है। खिचड़ी का प्रोटीन अच्छा होता है। और इसमें खिचड़ी में क्या करते हैं, खिचड़ी में इसमें अनुपात कितना होता है दाल और चावल का? खिचड़ी में दाल और चावल का अनुपात 1:3 होता है। कितना? खिचड़ी में दाल चावल का अनुपात 1:3 होता है ना।
खिचड़ी का प्रोटीन जो होता है वो अच्छा होता है, और खिचड़ी में दाल चावल का अनुपात कितना होता है, 1:3 होता है। और क्या होता है कि दालों को बनाने से 6 से 8 घंटे पहले भिगो देने चाहिए। भिगो देने से फैटिक अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। मात्रा कम हो जाती है। क्या है कि दालों को जब भी देखिए कोई भी अनाज हो उसको भिगा दीजिए। अब आप देखिए जब भी आप बादाम खाते होंगे तो क्या ऐसे ही बादाम खाया जाता है, नहीं, उसको भिगा देना चाहिए ना, तो जिससे उसके जो फाइटिक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये अनाज भी क्या है, इसको भी आप जब भी खाइए तो इसको भिगा दीजिए। इसीलिए देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि जो अंकुरित अनाज होते हैं उसमें कौन सी मात्रा बढ़ जाती है, जब उसको भिगा देते हैं उसके फाइटिक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उसमें बढ़ता क्या है, मतलब जो उसमें फाइटिक तत्व हैं वो नष्ट हो जा रहे हैं, और हम लोगों को 2 तत्व और मिल जा रहे हैं, 2 जो ऐसे पौष्टिक तत्व हैं कि वो और प्राप्ति हो जा रही है। कौन कौन से, विटामिन बी की और विटामिन सी की, ये दोनों उसमें मौजूद हो जा रहे हैं। तो मतलब पढ़ाई किस लिए की जाती है, हम पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारने के लिए ना, कि पढ़ लो बस वो किताबी ज्ञान तक है, हमने उसको पढ़ लिया बस उतने तक है, नहीं, ये चीज़ें नहीं। जो चीज़ हम पढ़ें उसको अपने जीवन में उतारें, मतलब उसका फ़ायदा होता है। पढ़ने से सिर्फ पढ़ के और उसको मतलब अपने चलो ठीक है हमने पढ़ लिया आ गया तो हाँ हमको जानकारी है, लेकिन हम उसी तरीके से चल रहे हैं, तो पढ़ाई इसलिए नहीं होती है। तो अब मतलब जब भी आप लोग दाल बनाएं तो इस तरीके से बनाएं कि जो हमारे शरीर के लिए नुकसान ना हो। तो ये क्या है कि खिचड़ी का प्रोटीन कैसा कितना होना चाहिए, उसका अनुपात 1:3 होना चाहिए, और दालों को बनाने से पहले कितने घंटे पहले भिगो देना चाहिए, 6 से 8 घंटे पहले भिगो देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसमें फैटिक अम्ल की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। अब दालों में क्या गोइट्रोजेनिक फैक्टर्स साइनोजेटिक ग्लूकोसाइड्स क्या दालों में गोइट्रोजेनिक फैक्टर्स और क्या साइनोजेटिक ग्लूकोसाइड्स और क्या है कि आदि विषाक्त पदार्थ भी होते हैं, आदि विषाक्त पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दालों में गोइट्रोजेनिक फैक्टर्स और क्या कि साइनोजेटिक और ग्लूकोसाइड्स, ये सब क्या है, ये सब विषाक्त पदार्थ है ना, तो जो कि हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब सारे विषाक्त पदार्थ होते हैं। और दालों में विषैले झाग किसकी वजह से आते हैं, सैपोनिन की वजह से आते हैं। दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 20 से 25% होती है। अगर बात की जाए गेहूँ से तो गेहूँ से ये दुगना होता है। चावल से जो होता है ये कितना, 4 गुना होता है। चावल से 4 गुना प्रोटीन किस में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है। अगर वहीं बात की जाए किसकी, दूध की, मिल्क की, तो मिल्क से इसमें दाल में 7 गुना प्रोटीन ज़्यादा होता है। लेकिन बात की जाए अगर प्रोटीन किसकी अच्छी है तो मिल्क की प्रोटीन जो होती है वो अच्छी होती है। इसमें कौन कौन से आवश्यक प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसको पूर्ण प्रोटीन में न रखकर इसको अपूर्ण के अंतर्गत रखा गया। देखिए ये सब चीज़ें जो है, ये सब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब यही सब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और क्या होता है कि दालों में जो अरहर की दाल में जो मिलावट की जाती है, कौन सी दाल की मिलावट की जाती है, कौन सी दाल की, खेसारी दाल की जो है वो मिलावट की जाती है। और इससे क्या होता है, खेसारी दाल खाने से अगर हम लोग खाते हैं तो कौन सा रोग होता है, इससे
कौन सा रोग होता है, लेथरिज्म हो जाता है। लेथरिज्म क्या है, ये एक तरीके का क्या होता है, इससे पैरों में लकवा मार जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने दालों के बारे में पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है और इसमें खनिज लवण कितने होते हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और कौन से आते भी हैं। ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, लेकिन अगर कर लेंगे हम लोग तो समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है। तो अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है, तो पहला आप इसमें है, पहला ऑप्शन क्या है कि विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होना। विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होना, क्या ये सही नहीं है। या दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है, विटामिन बी की मात्रा का ज़्यादा होना। विटामिन बी की मात्रा का ज़्यादा होना। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना। किसका, पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना। तो हमने क्या देखा कि विटामिन सी की मात्रा का ज़्यादा होना, विटामिन बी की मात्रा का ज़्यादा होना, पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना। और चौथा ऑप्शन क्या है कि पकाने में कम समय लगना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं, कौन सा सही नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी क्या करते हैं कि हम अनाज को अंकुरित करते हैं तो उसमें दो तत्व बढ़ जाते हैं, क्या क्या, विटामिन बी और सी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि विटामिन सी की मात्रा का ज़्यादा होना ये सही है, विटामिन बी की मात्रा का ज़्यादा होना ये भी सही है, पकाने में कम समय लगना तो ये भी क्या है कि ये भी सही है, और पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना तो ये क्या है, ये गलत है। तो जो गलत है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है तो जो गलत है वो सही हो जाएगा, यानी इसमें ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएंगे। अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है, विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, और क्या, विटामिन बी की मात्रा का ज़्यादा होना, विटामिन बी ज़्यादा होता है, और पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना ये जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है, और पकाने में कम समय लगना। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अनाज की पिसाई से चमकाने से और परिष्करण करने से, अनाज की पिसाई से चमकाने से परिष्करण करने से क्या है कि करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट हो जाता है वह है। इसको भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कई बार हम लोगों के क्लास में ये चीज़ें हो गई हैं। जब से हम लोग अनाज के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि चावल हो गया, और क्या, चावल हो गया, और हमने गेहूं के बारे में पढ़ा, और किसके बारे में,
हम लोगों ने आज क्या समाप्त किया, दाल। तो इस सब में हम लोग इस चीज़ को ज़रूर हम लोगों ने डिस्कस हुआ है। जब हम लोगों ने विटामिन बी का चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट हो जाता है वह है कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो है क्या नष्ट हो जाता है, सबसे ज़्यादा नाजुक क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा नाजुक होता है। आप उसको रगड़ दीजिए, आप छिलके को उतार दीजिए, ये सब चीज़ें करने से कौन सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाता है, ये ज़्यादा देर पकाइए तो विटामिन बी जो होते हैं ये नाराज़ हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं तुरंत। आप ज़्यादा देर तक कोई भी आप मतलब बहुत ज़्यादा देर तक पकाइए कोई भी अनाज या तो कोई भी पोषक तत्व जिसमें कोई भी आप खाद्य पदार्थ पका रहे हैं तो विटामिन बी क्या होगा, उसमें से नष्ट हो जाएगा। ये सबसे पहले समाप्त होने वाला सबसे नाजुक तत्व है, कौन सा, विटामिन बी। तो अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, विटामिन बी बोलते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब एक चीज़ और देखते हैं कि दाल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। अब आप बताइए कि दाल में, ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि दाल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दाल में, जिसके लिए हमने क्या देखा कि दाल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन और क्या, कार्बोज। दूसरा ऑप्शन है कार्बोज। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि तीसरा ऑप्शन है वसा। वसा तो दालों में हमने देखा मात्र 1 से 2% पाई जा रही है। और कार्बोज जो हो गया, प्रोटीन हो गया और क्या हो गया, रेशा हो गया। तो दाल में कौन सा पोषक तत्व है जो प्रचुर मात्रा में या अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो प्रोटीन जो है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। और देखते हैं कि दालों में पाया जाने वाला रोधक है यानी विषाक्त पदार्थ कौन से होते हैं दालों में पाया जाने वाला रोधक है। अब दालों में पाया जाने वाला रोधक कौन है कि पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि पेप्सिन। दूसरा ऑप्शन है अवाटीन। तीसरा ऑप्शन क्या है कि बायोटीन। और चौथा ऑप्शन है क्या, ट्रिप्सिन। देखिए सारे क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सब के सब आए हुए हैं ना। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है देखिए इसका मतलब यहाँ से बनते हैं। तो इसको ये मत समझिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे। और यहीं से क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन अभी हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग अनाज के बारे में, और कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये क्या है कि दालों में पाया जाने वाला रोधक है, कौन है, ट्रिप्सिन है। पेप्सिन, बायोटीन, अवाटीन, तो इसमें कौन सा है कि ट्रिप्सिन है। और हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में होता है। किसमें, लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में होता है। अब लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में होता है, पहला ऑप्शन है कैरोटीनॉइड्स। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि कैमारीन। और तीसरा ऑप्शन है कि लाइकोपीन। और चौथा ऑप्शन क्या है कि फ्लेवोनाइड्स। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में होता है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्लेवोनाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेवोनाइड्स। तो हमने देखा कि दाल में कौन सा इसमें रोधक है,
ट्रिप्सिन है। और हमने क्या देखा था कि दाल में जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। और अगर अनाज को या दाल को हम अंकुरित करते हैं तो उसमें किस चीज़ की मात्रा, कौन से विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन बी और सी की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और हम लोगों ने एक क्वेश्चन हम लोगों ने और किया था कि अनाज की पिसाई चमकाने पर, अनाज की पिसाई पर मतलब जितने कोई भी अनाज पर जितनी ज़्यादा प्रोसेस की जाती है तो कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं, विटामिन बी जो होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि जब चावल का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब चावल पे जब आप देखिए कि चावल पे पॉलिश की जाती है और उसका पूरा क्या होता है कि ऊपर का जो एकदम मतलब उसको शाइनिंग देने के लिए, उसको चमकाने के लिए जब पॉलिश की जाती है तो उसमें विटामिन बी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। और आप क्या करिए कि दाल को भिगा दीजिए, खूब रगड़ रगड़ कर धुलिए, खूब रगड़ रगड़ के धुलिए और धुल के उसको फेंक दीजिए, तो देखिए कि उसमें क्या नष्ट हो जाएगा, विटामिन बी जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो विटामिन बी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। आप अगर मशीन पे कोई भी बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करिए, देखिए मैदे में भी क्या है, विटामिन बी नहीं है, उसमें काफ़ी पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो क्या है, विटामिन बी जो है इन सब प्रक्रियाओं में नष्ट हो जाता है। आप कोई भी चीज़ जो है, कोई भी आहार बहुत देर तक पकाइए तो विटामिन बी जो होता है उसमें भी नष्ट हो जाता है। तो इतना आज के चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दालों के बारे में, दाल के बारे में पढ़ा, फलियाँ देखा हमने कि क्या होता है इसमें, एक दली क्या होता है, दो दली क्या होता है, हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, सोयाबीन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सोयाबीन में भी प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छी खासी मात्रा में होती है। उसको हम लोग भिगो के मतलब उसको मतलब बनाने में, उसके तेल में हम लोग यूज़ करते हैं। सोयाबीन को हम लोग सब्जी बनाते हैं, उसको हम लोग मतलब उसका क्या है, सोयाबीन को हम लोग पनीर बना के यूज़ करते हैं, सोयाबीन का दूध बनता है, मतलब काफ़ी आइटम सोयाबीन से बनते हैं। सिर्फ जो आपके घरों में आती है सोयाबीन उसको आप मत देखिए, क्योंकि सोयाबीन सिर्फ वो उसकी बात नहीं हो रही है। सोयाबीन किसकी बात हो रही है कि सोयाबीन जो है वो देखिए इतने बड़े अनाज भी अनाज की तरह से होते हैं। वो तो जो सोयाबीन होता है वो जैसे हम लोग जब सरसों पीसने के लिए लेते हैं तो उसमें से खरी निकलती है ना, तो वो उस तरीके से प्राप्त होता है, वो जो होता है जो हम लोग सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं। तो सोयाबीन का हमारे आहार में बहुत महत्व है। आज हम लोग नेक्स्ट दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब दूसरे दिन हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोयाबीन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।